नमस्कार, ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टैक्सेशन में सैलरी इनकम वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर में से एक सम गिनने वाले हैं। अब ये जो चैप्टर है सैलरी इनकम वो बीकॉम सेमेस्टर 3 एंड एमकॉम सेमेस्टर 3 दोनों में आ रहा है। दोनों के सिलेबस में ये चैप्टर है। सो ये सम मतलब आज का ये वीडियो जो है वो बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए और एमकॉम सेमेस्टर 3 दोनों के लिए यूज़फुल है। और ये जो मैं सम अभी आपको जो सॉल्व करा रहा हूँ वो सम है सुधी प्रकाशन में से मैं ले रहा हूँ सैलरी इनकम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 19 ले रहा हूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फिर से रिपीट कर दूँ, ये जो चैप्टर है बीकॉम और एमकॉम दोनों के सेमेस्टर 3 के लिए यूज़फुल है। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। सम हम गिन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 गिन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है जिसकी मैंने कॉपी निकाल के रखी है, बट मैं बुक का नाम आपको बता रहा हूँ सुधी प्रकाशन। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 19 है मिस्टर जे, वो सम हम गिन रहे हैं। सम गिनने के लिए हमें जो टेबल बनाना है सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। ये टेबल में ये जो हमने टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया है वो टेबल में सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है। जो सारे सम में आपको लिखना है, सबसे पहले टाइटल हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ, हर सब में खाली यहाँ पे नाम चेंज होगा मिस्टर जी, ये टाइटल। उसके बाद इंडिविजुअल गुजराती में व्यक्ति, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सामान्य रईश एंड इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर, पाछलो वर्ष, यहाँ पे 2019-20 आएगा। जब ये वीडियो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट देखेंगे तब उनका ईयर चेंज हो जाएगा, बट जिस दिन वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस दिन जो असेसमेंट और प्रीवियस ईयर चलेगा वो जो मैं लिख रहा हूँ वही होगा। प्रीवियस ईयर असेसमेंट (2020-21) एंड उसके बाद आपको पान नंबर लिखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DREAM 2004 और उसके बाद आपका जो भी नाम है उसका वर्डिंग आप लिख सकते हैं, ABCDEFG जो भी आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे नाम से आर, ये मेरा पान नंबर। तो ये हर सब में कंपलसरी है, आपको लिख देना है। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाए, एक इंटरनल है, ये मेन कॉलम है हमारा आउटर, जहाँ पे हम टैक्सेबल अमाउंट लिखने वाले हैं। तो अब हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। सम में सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, बेसिक सैलरी है 22,500 पर मंथ है अप टू 13 नवंबर 2019। उसके बाद सैलरी हो गई हमारी 30,000। तो अब कैलकुलेशन में हमें क्या करना है उसकी बात करें तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ वो वर्किंग नोट नंबर 1, ये जो वर्किंग नोट कर रहा हूँ मैं सैलरी के लिए, पगार शोधवा माटे। अब हमारा जो प्रीवियस ईयर जो है वो है 2019-2020। उसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सारी कैलकुलेशन जो है वो ये डेट से ये डेट के बीच में होगी, 2019 टू 31 मार्च 2020। ये जो डेट है, ये डेट के ड्यूरेशन में जो भी सैलरी हमें रिसीव हुई होगी, जे भी पगार मळ्यो हशे एनी कैलकुलेशन करवानी है। और सब में हमें ये ऐसा बोला है स्टार्टअप में कि जो सैलरी है वो 13 नवंबर मतलब 2019 तक 22,500, उसके बाद वो हो रही है 30,000। ओके, तो हम एकदम सिंपल वे से अगर फाइंड करें, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ
कि अप्रैल 2019 से मैं लिखना स्टार्ट करूँ 5/19 1 जनवरी 20, Feb 20, मार्च 20। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने पूरे 12 मंथ लिख दिए यहाँ पे, मार्च 12 मंथ। अब यहाँ तक जो सैलरी है उसकी ये ड्यूरेशन में वो है 22,500, उसके बाद हो रहे हैं 30,000, दोनों पर मंथ है। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो 22,500 है और दिसंबर से जो सैलरी है उसकी वो है 30,000। अब ये 30,000 है अप टू 4 मंथ, और यहाँ पे अगर मंथ गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मंथ, तो 8 मंथ तक सैलरी 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,80,000 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,20,000। तो अब दोनों का टोटल कर देंगे तो सैलरी हो जाएगी 3 लाख रुपीज़। तो ईयरली एनुअली मेरी जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की वो हो गई 3 लाख रुपीज़। ये 8 मंथ के लिए थी और ये 4 मंथ। तो ये सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको बताई सैलरी के बारे में। हमें कौन से ड्यूरेशन की सैलरी लेना है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्लियर होगा। तो अब हम सब में लिखे स्टार्ट कर दे। पहला टाइटल मैं लिख रहा हूँ बेसिक सैलरी, जिसको हमें नोट वर्किंग नोट नंबर 1 बना दी है और वो आई हमारी 3 लाख रुपीज़। ओके, ये टॉपिक 1 हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड टॉपिक डियरनेस अलाउंस, मोंगवारी भत्तू। यहाँ पे लिखा है 1/3 फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी हमें उसका कुछ नहीं करना, अभी तो डीए कितना है टोटल 50% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो हमारा डीए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड में मोंगवारी भत्तू मेरी बेसिक सैलरी है 3 लाख और उसका 50%, सो 150। दो टॉपिक क्लियर हो गए। अभी बेसिक सैलरी होगी, डीए के लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद डीए हो गया, उसके बाद आया टेलीफोन अलाउंस। टेलीफोन अलाउंस, कंपनी मुझे टेलीफोन के लिए अलाउंस दे रही है 20,000, पूरा मेरे लिए टैक्सेबल है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल। तो मैं यहाँ आउटर में लिख दूंगा पूरा टेलीफोन भत्तू 20,000 है। मैं पूरी अमाउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट्स अ टैक्सेबल अमाउंट। ओके, नेक्स्ट है मेरा एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन, और वो अलाउंस मुझे मिल रहा है 8,000 का एजुकेशन। तो मैं इसमें टर्म्स कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ कौन सी टर्म्स कंडीशन, पहले लिख लूँ मैं। एजुकेशन अलाउंस शिक्षण भत्तू, जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ से मुझे 3 चिल्ड्रन के लिए मिला है और वो अलाउंस मुझे मिला है 8,000। अब उसमें डिडक्शन का रेट क्या है, कौन सा है, वो मैं बता रहा हूँ। एजुकेशन अलाउंस में डिडक्शन का जो रेट है वो 100 रुपीज़ है। $100 पर मंथ ऐसे 12 मंथ, और मैक्सिमम यहाँ पे मुझे मिला 3 चिल्ड्रन के लिए। ओके, कंपनी दे रही है बट मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 चिल्ड्रन की है। 2 બાળકોની છે વધુમાં વધુ લિમિટ, તો મહિનાના 100 રૂપિયા એવા 12 મહિના મલ્ટીપ્લાય 2, તો આ થશે 2,400 રૂપિયા। તો 2,400 આમાંથી માઇનસ કરવાના। તો એજ્યુકેશન એલાઉન્સનું ટેક્સેબલ એમાઉન્ટ આવશે 5,600। याद रखना एजुकेशन में डिडक्शन कितनी मिल रही है 100 रुपीज़ 12 मंथ, और मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 2। ओके, एजुकेशन अलाउंस नो कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट છે હોસ્ટેલ અલાઉન્સ ફોર 1 ચિલ્ડ્રન।
और अलाउंस हमें मिला है 5000। नेक्स्ट ये हमें मिला है 5000। अब हॉस्टल में कितनी डिडक्शन का रेट क्या है? डिडक्शन का रेट है 300 मल्टीप्लाई 12 और मैक्सिमम 2 चाइल्ड होना चाहिए। पर यहाँ पे हमें जो हॉस्टल अलाउंस मिला है, मतलब जो चिल्ड्रन है वो एक જ बाड़क, एक ही चिल्ड्रन हॉस्टल में स्टे कर रहा है, हॉस्टल में एक જ बाड़क रह जाए। सो मैक्सिमम लिमिट 2 की है, 2 नहीं है, बट यहाँ पे हमें डिडक्शन के लिए 1 लेना पड़ेगा। अगर ये अलाउंस मुझे 2 चिल्ड्रन के लिए मिलता तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता, 3 चिल्ड्रन के लिए मिलता तो 2 लिख सकता, 4 चिल्ड्रन के लिए मिलता तो भी मैं यहाँ पे मैक्सिमम 2 लिख सकता। बट अभी फ़िलहाल ये मैक्सिमम 1 के लिए मिलेगा, क्योंकि जो हॉस्टल में है वो 1 चिल्ड्रन। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आएगा 3600। तो ये टैक्सेबल अमाउंट आएगी 1400। तो एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस में डिडक्शन की जो अमाउंट है वो 100, एजुकेशन में, हॉस्टल में 300 मल्टीप्लाई 12 मंथ के लिए, क्योंकि ये मंथली है, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक, વધુમાં વધુ 2 બાળકો સુધી બાદ મળે। અહીંયા આપણે 3 બાળકોનું શિક્ષણ બધું મળ્યું હતું, વાંધો નહીં, પણ વધુમાં વધુ 2 બાળકોનું બાદ મળે। અહીંયા એક જ બાળક હોસ્ટેલમાં રહે છે એટલે વધુમાં વધુ 1 બાળક, જો 2 બાળક રહેતા હોય તો 2, 3 બાળક હોત તો મેક્સિમમ કેટલા બાળકનું અહીંયા બાદ મળે? 2 બાળકોનું। સો ક્લિયર? तो एजुकेशन અને हॉस्टल अलाउंसનો रूल्स 100 અને 300 याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जा रहे हैं। अब आया इंटरेस्ट 12% पर एनम क्रेडिटेड ऑन RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे हमें इंटरेस्ट मिला है, और वो इंटरेस्ट है हमारा 36,000। तो वो हम लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे नंबर एक बार फिर से लिख रहा हूँ। जो सब में दिया है ये 1 नंबर है, D8 सेकेंड, टेलीफोन 3, एजुकेशन 4, हॉस्टल 5। अब नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 पे आ रहा है। 6 है इंटरेस्ट ऑन RPF, मान्य प्रोविडेंट फंड नो ब्याज। इंटरेस्ट हमें मिला है 36,000। अब इंटरेस्ट में भी आपको एक रूल्स याद रखना है कि इंटरेस्ट जो है उसमें से हमें 9.5% डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब टैक्स फ्री इंटरेस्ट हुआ हमारा 9.5%। वो 9.5 कैसे फाइंड करेंगे? इसका 9.5 नहीं, वो हमें ऐसे नहीं फाइंड करना, हमें स्टेप बनाना पड़ेगा इसमें कंपलसरी, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिला है 12% के रेट से, और इंटरेस्ट रेट 12% है, टोटल इंटरेस्ट मिला है हमें 36,000। तो अब हमें क्या करना है? तो स्टेप बनाना पड़ेगा ऐसे कि 12 के हिसाब से हमें मिल रहा है 36,000, तो 9.5 के हिसाब से कितना होना चाहिए? याद रखना, इंटरेस्ट ऑन RPF कितना टैक्स फ्री है? 9.5% तक हमें कोई टैक्स नहीं देना है। तो हम स्टेप बनाएंगे 12 पे 36,000। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे 11% के हिसाब से मिलता है इंटरेस्ट 11%, तो मैं यहाँ पे लिखता 11 पे 36,000, 11:36,000, 9.5:2। तो यहाँ पे 12 के हिसाब से मैंने लिख दिया। अब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा 28,500। सो मेरी टैक्सेबल अमाउंट अब हो जाएगी, इंटरेस्ट की टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी 7,500। ये मेरी टैक्सेबल इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई। तो इसमें भी मैं याद करा दूँ, एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपीज़, हॉस्टल में 300 रुपीज़, RPF का इंटरेस्ट है कितने % तक फ्री है? 9.5%। रिपीट कर रहा हूँ, आप गलती ना करो, इसका 9.5% ना कर दो, स्टेप बना के ही करना है आपको। तो स्टेप टॉपिक 6 हो गया। टॉपिक नंबर 7, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड बाय कंपनी। कंपनी पे कर रही है सारा, तो कंपनी पे करेगी तो कंपनी का कोई काम होगा, तो मेरे लिए टैक्स फ्री होना चाहिए। बट उसमें से मैं पर्सनल कितना यूज़ कर रहा हूँ? 2/3, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल है। जितना पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए टैक्सेबल है। तो टॉपिक नंबर 7 की मैं बात करूँगा। टॉपिक नंबर 7, पर्सनल यूज़ ऑफ गैस एंड वाटर। टोटल बिल है 18,000, उसका पर्सनल 2/3,
तो ये अमाउंट आएगी 12,000। तो ये अमाउंट होगी मेरी 12,000। टॉपिक 7 क्लियर। अब टॉपिक नंबर 8, कंपनी के जो वर्किंग आवर थे, तब मतलब मैं ऑफिस ड्यूटी कर रहा था, तब मुझे इंजरी हुई और उसके बदले में कंपनी ने मुझे पैसे दिए, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं है, नॉन टैक्सेबल है। तो अगर मैं लिखना है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉपिक नंबर 8, नॉन टैक्स। इसके ऊपर मुझे कोई टैक्स नहीं करना है, टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि कंपनी के वर्किंग आवर में मुझे हुआ है और उसके बदले में कंपनी ने दिया है, कोई मुझे एक्सग्रेशन नहीं दिया कंपनी ने। चलो अब मेन 2 टॉपिक की हम बात करें। एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड अ कार विद ड्राइवर। ड्राइवर के साथ एक कार मिल रही है। ડ્રાઈવરની જોડે આપણને કાર મળે છે। કાર મોટર કારની ફેસિલિટી કંપની આપે છે। મોટર કારની कैपेसिटी है 1.8 लीटर। तो इसमें आपको 2-3 बात याद रखनी है। मोटर कार की कैपेसिटी याद रखनी है। एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, सारे एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय एम्प्लॉय, मालिक कर रहा है। सारा બધો ખર્ચો માલિક पे કરે છે અને મોટર કારનો ઉપયોગ છે ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों यूज़ है। तो ठीक है, बराबर है। बट 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक एक्सपेंस कौन पे कर रहा है और इसकी कैपेसिटी क्या है। अब मैं आपको इसकी टर्म्स कंडीशन बता देता हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन है मोटर कार में। तो मोटर कार में जो टर्म्स कंडीशन है वो ये है कि मोटर कार की कैपेसिटी 1.6 लीटर से लोअर और 1.6 लीटर से हायर। अगर सीसी की बात करूँ तो 1600 सीसी, 1600 सीसी लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो ये होगा फर्स्ट स्टेप, मतलब 1.6 से लोअर, 1.6 से हायर। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, मालिक कंपनी खर्चा करे, एंड एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, कर्मचारी, આપણે પોતે कर्मचारी હોય અને ખર્ચો કરીએ तो दोनों में वैल्यूएशन अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, कंपनी हमें फ्री में मोटर कार दे रही है, इनकम टैक्स वाले आके बोल रहे हैं कि कंपनी आपको फ्री में दे रही है, ओके एक्सेप्टेबल, बट आपको वो जो कंपनी आपको फैसिलिटी दे रही है ना, उसके बदले में आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। उसके लिए आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और कितनी इनकम, कितनी वैल्यूएशन आपको करनी है, ये कंडीशन से आपको पता चलेगा कि 1.6 लीटर से कम है और कंपनी पे कर रही है तो पर मंथ 1800, 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो पर मंथ 2400, और हम खुद एम्प्लॉय खुद खर्चा पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो 600 एंड यहाँ पे 900 पर मंथ। ये पर मंथ है। अगर देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 600 पर मंथ, तो मुझे 1 साल की वैल्यू लेनी है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। और चारों कंडीशन में अगर शेफर हमें मिल रहा है, ड्राइवर મળે છે, अगर ड्राइवर के साथ हमें वो मोटर कार मिल रही है तो 900 एक्स्ट्रा हमें प्लस करना पड़ेगा सब में, चारों कंडीशन में। कंपनी पे कर रही है, एक्सपेंस नहीं कर रही है, डजेंट मैटर, बट ड्राइवर मिल रहा है गाड़ी के साथ हमें तो 900 एक्स्ट्रा हो गए। तो आपको ये याद रखना है, हर सम में ऑलमोस्ट आएगा। 1.6 लीटर से कम, 1.6 लीटर से ज़्यादा कंपनी पे कर रही है, कर्मचारी पे कर रहा है। 1800, 2400, 1800, 2400, 600, 900, 18, 24, 600, 900, चारों में ड्राइवर की मैं बात करूँ स्टीयरिंग की, ड्राइवर आ जाएगा तो 900 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो यहाँ पे जो हमारी कैपेसिटी है मोटर कार की वो 1.8 लीटर, सब में लिखा है 1.8 लीटर। सो हम यहाँ पे जाएंगे और एक्सपेंसेस प्लेड बाय एम्प्लॉयर, मालिक पे कर रहा है, डन। तो ये वैल्यू आएगी 2400 और ड्राइवर की वैल्यूज़ है, ड्राइवर की जो सैलरी है जो भी कंपनी पे करेगी, हमें जो वैल्यूज़ लेनी है वो है 900। तो टोटल मोटर कार की अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक नंबर मेरा 9 है, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। उसकी फैसिलिटी की वैल्यू 2400 प्लस 900 3300 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आपको 12 करना है, तो 3300 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 39,600। तो ये जो मैंने लिखा है ये उसकी कंडीशन है, आपको मैंने टेबल बताया, एक बार फिर से रिपीट करके वो टेबल देख लेना। तो ये हो गए मोटर कार की वैल्यूएशन। अब यही टॉपिक में एक और चीज़ लिखी है मोटर कार में जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना।
કે 1000 પર મંથ ડિડક્ટ ફ્રોમ સેલરી ઓફ ધ एम्प्लॉय, कर्मचारी જે છે એના પગારમાંથી 1000 कापी देवामां आवे, जिसको हम बोल सकते हैं टोकन, बट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। मोटर कार में वो टोकन यहाँ से हमें डिडक्ट नहीं मिलेगी, याद रखना। मोटर कार फैसिलिटी में कोई भी टोकन होगा वो यहाँ पे डिडक्ट नहीं मिलने वाला, भले कंपनी हमारे सैलरी में से कट कर रही है, हमें उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ये वैल्यू होगी मोटर कार की 39,600। अब उसके बाद अब एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड हिम रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इन अहमदाबाद। अब कंपनी हमें एक मकान दे रही है अहमदाबाद में और इसका फेयर रेंटल वैल्यू है, मतलब मार्केट में अगर उसका रेंट देखने जाए तो 5000 है पर मंथ। कंपनी उसमें फर्नीचर भी दे रही है, फर्नीचर की वैल्यू है 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपयाનું ફર્નિચર આપે છે। अब उसमें एम्प्लॉयज़ कर्मचारी એટલે આપણે टोकन रेंट આપીએ છીએ, तो इसमें एप्लीकेबल होगा। मोटर कार में टोकन रेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखना है। अब हम बात करते हैं रेंट फ्री हाउस की, तो उसमें हमें क्या करना है, तो ये टेबल है, ये टेबल में हम क्लियर कर देते। हम जो वैल्यूएशन देख रहे हैं वो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के लिए है। अनफर्निश्ड एकोमोडेशन जो है हमारा, उसमें सबसे पहले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होगा, सरकारी कर्मचारी ऐसे, तो उसके लिए तो लाइसेंस फी जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं वो है, इसकी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। बट उसके सिवा कोई भी एम्प्लॉइज़ होगा तो उसके लिए 2 कंडीशन, जो एकोमोडेशन है उसकी ऑनरशिप कंपनी की होगी, मतलब कंपनी की પોતાની મિલકત હોય, ऑनरशिप कंपनी की खुद की होगी, कंपनी की પોતાની मिलकत हो। एंड सेकंड, कंपनी खुद रेंट पे ला के हमें दे। तो अगर कंपनी की ऑनरशिप होगी तो 3 कंडीशन हमें पॉपुलेशन देखना है। जो सिटी में जो एकोमोडेशन, जे मकान है, जे सिटी में जेनी पॉप्युलेशन लेस देन 10 लाख, 10 लाख ओછી હોય तो 7.5%, 10 लाख टू 25 लाख, 10 लाख 25 लाख वच्चे पॉप्युलेशन हो तो 10%, एंड मोर देन 25 लाख, 25 लाख વધુ વસ્તી હોય तो 15%। ये 3 कंडीशन हमें याद रखनी है। लेस देन 10%, 10 लाख 7.5%, 10 to 25 10%, एंड 25 एंड मोर 25 થી વધારે હોય तो 15%। बट खुद कंपनी रेंट पे लेके हमें दे रही है एकोमोडेशन, कंपनी ने खुद रेंट पे कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन है एक्चुअली रेंट पेड बाय कंपनी, कंपनी जो रेंट पे कर रही है वो, या एम्प्लॉयर मालिक जो रेंट पे कर रहा है वो, और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी वो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो रेंट पे कर रही है वो 20,000 है और 15% ऑफ सैलरीज वो 18,000 हो रहा है, तो दोनों में से लोअर वैल्यू हो गई 18,000, तो तब हमें लेना है 18,000। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो 18,000 का होगा तब। बट ये कब अप्लाई करना है, जब कंपनी खुद रेंट पे ले। अभी ये जो सम है उसमें कंपनी ने रेंट पे नहीं लिया, वो अकोमोडेशन कंपनी का खुद का है, क्योंकि हमें फेयर रेंट दिया है। ऐसा नहीं बोला कि कंपनी पेड યાર રેન્ટ, કંપની રેન્ટ ચૂકવે જેવું નથી કીધું, એટલે આ કન્ડિશન નહીં આવે। હવે આપણે આ કન્ડિશનમાં જવાનું। હવે આ કન્ડિશનમાં સૌથી પહેલો કન્ડિશનમાં પોપ્યુલેશન નક્કી કરવાની। अगर आपको सब में पॉपुलेशन नहीं दिया और बड़ी सिटी दी है जैसे अहमदाबाद, तो अहमदाबाद की पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, 25 लाख थी વધારે છે। सो उसमें हमें क्या करना है, 15% लेना है सैलरी का। अब सैलरी कौन सी सैलरी लेनी है उसके बारे में हम बात कर देते हैं। अब मेन टॉपिक की बात करें, सैलरी कौन सी लेनी है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब वर्किंग नोट नंबर 2। जो मैं रेंट फ्री हाउस के बारे में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, भाड़ा वगरનું मकान। अब उसके लिए जो मुझे सैलरी चाहिए वो चाहिए BABC। BABC को मैं लिखूंगा BBCA के और से B फॉर बेसिक सैलरी, मूल पगार, B फॉर बोनस, C फॉर कमीशन एंड A फॉर टैक्सेबल अलाउंस, कर पात्र बता। सब में क्या क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले तो है हमारी बेसिक सैलरी जो हमने ऑलरेडी स्टार्टअप में लिख दी है। हमारी बेसिक सैलरी है 3 लाख रुपीज़। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिक सैलरी में 3 लाख। अब ये सब में बोनस भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, तो वो मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब बारी आई टैक्सेबल अलाउंस, कर पात्र भत्ता। तो जितने भी अलाउंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा डी है वो है 150 और टैक्सेबल है नहीं है वो हमें इसमें अभी ये देखना है जो हमने स्किप किया था 1/3 फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। कितना यूज़ हो रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 1/3। तो अब हमें इसका 1/3 लेना है डीए का। तो अब अलाउंसिस में सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डीए मोंगवारी भत्तो। ये आया था हमारा 150, उसका 1/3 हमें लेना है। तो डीए हो जाएगा 50,000। अगर मैं बता रहा हूँ अगर सब में ये ब्रैकेट में नहीं दिया है तो हमें डीए अप्लाई नहीं करना है। कहाँ पे, ये टेबल में तो लिखना ही है बट यहाँ पे हमें डीए नहीं लेना है। अगर सब में ब्रैकेट में रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं लिखा या पीएफ बेनिफिट के लिए नहीं लिखा तो हमें नहीं लेना है। कहाँ पे, कैलकुलेशन बीएबीसी में उसको नहीं लेना है डीए को। अब उसके बाद थर्ड अलाउंस है टेलीफोन। टैक्सेबल कितना है उसका 20,000। तो टीए टेलीफोन अलाउंस 20,000। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल आया 5,600। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल भत्तू 1,400। उसके बाद ये इंटरेस्ट है, ये कोई अलाउंस है नहीं, बाकी कोई अलाउंस नहीं है सब में। ये मोटर कार तो फैसिलिटी है। तो अब हमें इसका टोटल करना है। तो टोटल आएगा हमारा 3,77,000। अब जो एकोमोडेशन है मकान છે એ અમદાવાદમાં છે, અમદાવાદ में, और उसमें पॉपुलेशन नहीं दिया तो अहमदाबाद की पॉपुलेशन मोर देन 25 ले गए। सो हम लेंगे ये कंडीशन में जाएंगे मालिक का खुद का मकान है, मोर देन 25 लाख पॉपुलेशन, सो सैलरी का 15%। तो अब हम वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, फर्निचर वगैरह मकान मूल्य 3,77,000, इसका 15%, 3,77,000 एना 15%, तो ये आवशे 56,550। अब बारी आई फर्नीचर की। तो फर्नीचर में रूल्स याद रखना है आपको। कंपनी ने खुद फर्नीचर दिया है, कंपनी का ऑनरशिप, फर्नीचर पे कंपनी की ऑनरशिप है तो उसका 10%, फर्नीचर का 10%, फर्नीचर ना 10%, बट कंपनी खुद रेंट पे लाके दे रही है तो कंपनी जो रेंट पे करेगी वो रेंट, यहाँ पे कंपनी खुद का फर्नीचर दे रही है। फर्नीचर कॉस्टिंग 4 लाख, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी ने खुद अपना फर्नीचर दिया तो जो फर्नीचर की वैल्यू है 4 लाख, उसका 10%, तो वो हो जाएगा 40,000। अब हम टोटल करेंगे ये दोनों का, तो टोटल आएगा 96,550। और उसमें से आपको याद रखना है टोकन, कंपनी सैलरी में से कोई कट कर रही है, जो हम बोलेंगे टोकन रेंट, तो कंपनी टोकन ले रही है। और कितना टोकन ले रही है 16,550 लिखा है। तो ये हम माइनस कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 80,000। मैं वो लाइन फिर से यहाँ पे रख रहा हूँ, आप पूरी पढ़ लो, प्रोवाइडेड रेसिडेंशियल एकोमोडेशन वाली।
ओके, ये टोकन था, माइनस कर दिया तो ये आया 80,000, मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉइंट नंबर 10, રેન્ટ ફ્રી હાઉસ, ભાડા વગરનું મકાન, वर्किंग नोट नंबर 2 और वैल्यू आई मेरी 80,000, टैक्सेबल वैल्यू आ गई 80,000। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 11, कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 45,200। कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा खुद का या एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेक्शन 80C में आता है। सेक्शन 80C में जो हमें अभी नहीं बना रही, बट अभी मैं बता रहा हूँ कंपनी का कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर मेरे पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो मेरे लिए टैक्सेबल है या टैक्स फ्री, तो उसमें रूल्स है कि 12% तक टैक्स फ्री होता है, 12% तक टैक्स फ्री। उसका इंटरेस्ट 9.5% तक टैक्स फ्री, बट कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 12% तक टैक्स फ्री। मतलब कंपनी मेरे पीएफ अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो मेरी जो सैलरी होगी उसका 12% तक टैक्स फ्री होगा। तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ, कंपनी कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, पीएफ में कंपनी नो फाड़ो और वो कंट्रीब्यूशन है 45,200। अब उसमें जो रेट है वो है 12%। मैं आपको सारे रेट बता रहा हूँ। इंटरेस्ट उसका 9.5%, हॉस्टल अलाउंस 300, एजुकेशन अलाउंस 100, मोटर कार में बताया मैंने 2400 और ड्राइवर का 900। अगर ड्राइवर नहीं होता तो 900 नहीं होता, 2400 होता है। तो जो कंडीशन है मैं आपको ब्लैक कलर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, तो 12% मेरा टैक्स फ्री है। 12% किसका? सैलरी का। तो सैलरी में बेसिक सैलरी तो आएगी मेरी 3 लाख रुपीज़, प्लस मुझे डीए ऐड करना है। डीए कितना ऐड करना है? डीए मोंगवारी बतू 1,50,000 से, पर वो कंडीशन मुझे बताई थी 1/3 ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो उसका मुझे 1/3 लेना है। तो वो आएगा 50,000, 150 का 1/3, 1,50,000 का 1/3 50,000। तो टोटल हो गया 3,50,000 मेरी सैलरी और उसका 12%, 3,50,000 का 12%। तो $42,000, तो ये गया डिडक्शन में 42। तो अब जो अमाउंट बचने वाली है वो अमाउंट होगी मेरी 3,200। ये टोटल 11 टॉपिक क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, एक्सपेंसिस पेड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। કર્મચારીના બદલામાં એટલે આપણા બદલામાં કંપનીએ કંઈક ખર્ચા ચૂકવ્યા છે, તો આપણા કોઈ પણ ખર્ચો કંપની ચૂકવે, આપણો કોઈ પણ પર્સનલ ખર્ચો કંપની ચૂકવે તો ટેક્સેબલ છે, આપણા માટે ટેક્સેબલ છે। અહીંયા જે આ હતું એમ્પ્લોઈઝ કોન્ટ્રીબ્યુશન એ સેક્શન 80C માં આવશે, આમાં નહીં આવે। એટલે હવે જે છે આપણા વતી કોઈ પણ ખર્ચો કંપની ચૂકવે છે એ ટેક્સેબલ છે। તો પોઈન્ટ નંબર 12, એક્સપેન્સ પેડ બાય કંપની, कंपनीए चूकवेल जे भी एक्सपेंस पे करे, हूँ बने टोटल करूँ छूँ, मैं दोनों का टोटल कर रहा हूँ। ये 10,000 है और ये 3,000 है, 10 और 3, तो टोटल हो जाएगा मेरा 10 + 3 13,000। तो अब सम बेसिकली क्लियर हो गया। अब मुझे उसका टोटल करना है। ये हो रहा है 3 + 1 और 50, ये 20,000, 5,000, $1,400,
टोटल आ रहा है 6,32,300। ये जो वैल्यू आई जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। अब उसमें से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अभी जो हमें असेसमेंट ईयर गिन रहे हैं 2020-21 में 50,000 है, बट इसके प्रीवियस जो था असेसमेंट ईयर जब 2019 और 20 था तब 40,000 थी। तो अगर आपके पास कोई पुराना सम गिना हुआ होगा लास्ट ईयर का तो उसमें 40,000 होगी, बट यहाँ पे अभी इसको इंक्रीज करके 50,000 कर दिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो वो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो अब जो बचेगी वैल्यू वो हो जाएगी 5,82,300। ये जो वैल्यू आई वो है टैक्सेबल। से अगर प्रोफेशनल टैक्स होता तो एक एंट्री आती और सेक्शन 80C अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके बाद आता है, बट ये बेसिक सम था जिसमें कुछ बेसिक कंडीशन थी जो मैंने आपको सिखाई। मैं एक बार फिर से वो सम डिस्प्ले पर रख रहा हूँ, तो आप सम एक बार फिर से देख लो फटाफट। एमकॉम सेमेस्टर वाले स्क्रीनशॉट ले लेना ये सम का। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए होगा उसकी बुक में, बट शायद एमकॉम को ना मिले तो स्क्रीनशॉट ले लो ये सम का, तो आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। और जो सम मैंने गिना है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता दूं, सबसे पहले ये लिखना है स्टेटमेंट ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ, यहाँ पे जो भी इंसान है उसका नाम, ये इंडिविजुअल व्यक्ति, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सामान्य रईस एंड इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर लिखा है, असेसमेंट ईयर लिखा है, पान नंबर लिखा है। पान नंबर आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो, मैं अपने हिसाब से लिखा है ड्रीम। ये 2004 में स्टार्ट हुआ था हमारा क्लास, तो 2004 ये मेरा नाम लिखा है यार, आप अपना नाम सेट कर सकते हो इसमें। और उसके बाद जितने भी है आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 स्क्रीनशॉट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना, और आपने अगर हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत सारे वीडियो ये चैनल पे हम अपलोड करने वाले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।